चलिए ये हमारा जो कोर्स है ये ड्यूल फॉर्म में है। तो आपको पता ही होगा मैं वीकली 4 वीडियोस अपलोड करूँगा। आप उन वीडियोस को देख लेंगे और इसके बाद आपके जो भी डाउट्स उनमें से क्रिएट होते हैं वो आप नोट कर लेंगे। तो एवरी संडे इसी टाइम पर हमारा एक डाउट सेशन होगा, जिसके अंदर आपके डाउट्स होंगे तो उन्हें मैं क्लियर करूँगा और डाउट्स नहीं हुए तो मैं अपनी तरफ से कुछ एक और चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक मैं फर्स्ट 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो होपफुली वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं, तो अभी भी देख लेना। आज मैं जो फर्स्ट 2 वीडियोस से रिलेटेड अपनी तरफ से ही कुछ बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट क्या है और किन कंसेप्ट पे बेस्ड हम क्या राशि का मतलब होता है, क्या भाव का मतलब होता है, क्या प्लैनेट का मतलब होता है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। और आप जिन्होंने भी ये ज्वाइन किया है तो ये एस्ट्रोलॉजी का सफ़र बहुत लंबा है, बहुत छोटा नहीं है और काफ़ी टाइम इसके अंदर लगेगा। तो आप इसको कंटिन्यूअसली जो भी मैं कराता हूँ या वीडियोस देखते हैं, उन्हें आप रेगुलरली नोट करें नोटबुक के अंदर और आपको उन्हें रिवाइज़ भी करना पड़ेगा। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं वो सारी चीज़ों को भूल भी जाएँगे कुछ दिन में, राशियाँ याद करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। इसके बाद धीरे-धीरे हम बाकी चीज़ों पर बढ़ेंगे। तो स्लोली स्लोली मैं आपको 15-20 मिनट्स के 4 वीडियो दूंगा अल्टरनेटिव डेज पर। तो अराउंड 1 आवर का मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा एक वीक के अंदर। और फिर हमारी एक क्लास होगी एंड में संडे को, जिसमें हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में अब हम शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप 1 मिनट ज़रा वेट कर लें जस्ट। तो इनिशियली मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा जो मैं आज की क्लास में कराने वाला हूँ। और स्क्रीन में जब आपको आप देखिएगा उसको, और जब मैं कहूँगा तब आपको वन बाय वन हैंड रेज करना है। जिसके भी डाउट्स होंगे तो एंड ऑफ क्लास में हम डाउट्स लेंगे। जनरली ये डाउट सेशन होगा, मगर मैं आज की क्लास में कुछ आपको बेसिक बताना भी चाहता हूँ जो कि मेरे वीडियोस में अवेलेबल नहीं है। उन चीज़ों को मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैं आपको म्यूट करूंगा सभी को। और इसके बाद म्यूट करने के बाद मैं आपसे कहूंगा कि भाई अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके बाद अपने वन बाई वन हैंड रेज करेंगे। और उसके बाद जिसको मैं बोलूंगा वो अपने क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सब लोग म्यूट रखेंगे। अभी मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। तो हमारा ये कोर्स है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, 21st सेंचुरी एस्ट्रोलॉजी, इनोवेटिव ज्योतिष। ये मेरा ज्योतिष ग्रुप है खुद का, और मेरा नाम है डॉक्टर महेश राधेश्याम जोशी। तो मैं ये काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं लगातार, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। उनमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर गणेश जी की आराधना से, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है हमारी, ये अथर्व वेद के अंदर आती है। और एस्ट्रोलॉजी के जो देवता हैं वो केतु देव हैं, और उनके जो गुरु हैं वो गणेश जी हैं।
जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक दैविक विद्या है। तो जब तक हम ईश्वर या परमात्मा में हमारा विश्वास नहीं है, तब तक हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आ सकती। क्योंकि इसके अंदर जो गॉड हेल्प है, ईश्वर की मदद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बगैर ईश्वर की मदद के कोई भी यदि सोचे कि मैं पढ़ लिख के इससे सीख जाऊंगा, तो सीखना इम्पॉसिबल है। तो हम इसको शुरुआत करते हैं गणेश जी की आराधना से। वक्र तुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्ने कुर्मे देव सब सर्वकारेषु सर्वदा। फोर पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के चार मेन पिलर हैं जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। जो नए हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, मगर फिर भी एस्ट्रोलॉजी का इनिशियली मैं तीन पिलर लेके चलूंगा। एक होती है राशि, एक होती है भाव, और तीसरी चीज होती है प्लैनेट्स। हर एक कुंडली के अंदर आपने राशि सुना होगा। अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं कि मेरा ये जोडियक साइन है। कोई एरीज बोलता है, कोई टॉरस बोलता है, या हिंदी में उसे मेष या वृषभ बोलते हैं। दूसरी चीज होती है भाव, और तीसरे होते हैं प्लैनेट्स, जिन्हें हम हिंदी में ग्रह बोलते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। राशि, भाव और ग्रह, आपके तीनों के कॉम्बिनेशन को ही एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। किसी भी नेटिव की लाइफ के जितने भी इवेंट हैं, वो सभी इवेंट इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हम बताएंगे। जिस पर्सन को इन तीनों का कॉम्बिनेशन कंबाइन करना आ जाता है, वो अपना आप में एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। तो आपका राशि, भाव और प्लैनेट्स, इन तीनों का हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको समझाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है एस्ट्रोलॉजी में, कोई भी प्रेडिक्शन देने के लिए एक जन्म कुंडली होती है। उस जन्म कुंडली में एक प्रॉमिस होता है। उस कुंडली को देख के पता चलता है कि इस इंसान की लाइफ के अंदर कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। उसे हम प्रॉमिस बोलते हैं। दूसरा होता है, आपको प्रॉमिस आपने देख लिया कि इसकी लाइफ के अंदर ये इवेंट होना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। उसके लिए हमें बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तब जाके आप सीखेंगे कि प्रॉमिस कैसे देखा जाता है। फिर प्रॉमिस यदि दिखाई दे गया कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर ये इवेंट या घटना घटित होगी, तो वो कब होगी, उसको निकालना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और उसके लिए यहां पर जो टर्म यूज होती है, वो यूज होती है दशाएं। किन दशाओं में इंसान की दशाएं लगातार बदलती रहती हैं, और दशाएं बदलती हैं उसके हिसाब से उसकी जिंदगी के अंदर अलग अलग इवेंट होना शुरू होते हैं। और तीसरा होता है ट्रांजिट। आपने अक्सर सुना होगा कि गुरुदेव इस राशि में चले गए, शनिदेव इस राशि में चले गए। तो आप जो लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत देखते हैं या वैसे भी सुनते हैं, तो बार बार सुनाई देता है। आप जैसे कि राशि फल देखते हैं, वो ट्रांजिट पर बेस्ड होता है। जब एक प्लेनेट लगातार मूव करते रहते हैं, वो मैं अभी आज की क्लास में समझाऊंगा किस तरीके से मूव करते हैं। जब वो लगातार मूव करते रहते हैं, तो कहीं पर पहुंचकर वो आपका जिस समय पर एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ राशि। तो प्लेनेट लगातार चलते रहते हैं और वो यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं। ये जो सबसे पहले मेरे अपने फर्स्ट वन वीडियो में मैंने बताया था कि जन्म कुंडली किस तरीके से बनती है। तो ये जन्म कुंडली का फॉर्मेट है। इसी तरीके की जन्म कुंडली नॉर्थ इंडिया के अंदर यूज की जाती है, साउथ इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप की जन्म कुंडली यूज की जाती है। वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए राशियों की जानकारी जरूरी है। तो ये जन्म कुंडली में हम क्या करते हैं, या तो ये रेक्टेंगल ले लेते हैं एक, जिसको हम आयत बोलते हैं, या एक स्क्वायर या वर्ग ले लेते हैं। उसके अंदर हम इस तरीके से लाइनें बनाएंगे, और इन लाइनों को हम ज्वाइन करने पर जो बन जाती है, इसे हम जन्म कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली के अंदर टोटल बनने पर 12 भाव होते हैं। यहां से शुरू करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है जन्म कुंडली का। इसको आप मस्तिष्क मान सकते हो, इसका हेड मान सकते हो जन्म कुंडली का। और इसको हिंदी में लग्न या असेंडेंट भी बोलते हैं। तो जन्म कुंडली जब बनाते हैं, तो इसके भावों की गिनती हम यहीं से शुरू करते हैं, इस पहले भाव से। इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकंड हाउस बोलते हैं, इसको थर्ड हाउस बोलते हैं, फोर्थ हाउस बोलते हैं, फिफ्थ हाउस बोलते हैं, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। तो एक जन्म कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। उनमें काउंटिंग आपको यहीं से शुरू करनी है हमेशा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस। तो आपको जब भी हाउस गिनने हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, जिधर घड़ी ऐसे चलती है आपकी, और हम जब इनको काउंट करेंगे तो इस तरीके से जाएंगे। इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। तो यहां से हम शुरू करेंगे, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 12 भाव होंगे। आपसे कहा जाए कि पांचवें भाव की बात कर रहा है, तो आपको पता लगना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा भाव होगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ है इसे। तो देखिए, एक कुंडली के अंदर टोटल 12 हाउसेस, भाव, कुछ भी बोल सकते हो इसको। इंग्लिश में हाउसेस बोलेंगे, इंग्लिश में भाव भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट भाव हाउस होता है ऑलवेज हर एक कुंडली के अंदर, इस हाउस को फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और जब आप किसी की जन्म कुंडली देखोगे, उसके अंदर हाउस का नंबर लिखा नहीं होता। आपको हमेशा यहां से काउंटिंग शुरू करनी है। इसको हम लग्न या असेंडेंट भी बोलते हैं। जो फर्स्ट हाउस होता है, जैसे आपने सुना होगा कि मेरी लग्न ये है, मेरी मेष लग्न की कुंडली है, मेरी तुला लग्न की कुंडली है, मेरी आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, तो वो शुरू होता है यहां से फर्स्ट हाउस से। तो यहां पर आपका मेष लग्न की कुंडली का क्या मतलब होता है मैं बताऊंगा, मगर ये हाउस आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से काउंटिंग शुरू होगी। आपकी पूरी जन्म कुंडली इस बात पर निर्भर करेगी यहां पर कौन सा साइन है। तो इस तरीके से एक कुंडली के अंदर टोटल 12 भाव होते हैं। तो भावों को हमेशा फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं है। अब ये है आपका पूरा जोडियक स्काई, हमारा पूरा आकाश है वो इस तरीके का दिखाई देता है। हम जो जन्म कुंडली बनाते हैं वो इस आकाश में ग्रहों की स्थिति के बेस पर बनाते हैं। जो स्काई के अंदर ये पूरा भचक्र है, या जिसे हम जोडियक बोलते हैं, इसके अंदर सभी जो 12 राशियां हैं वो फिक्स हो रखी हैं आपकी। सभी 12 राशियां स्काई के अंदर फिक्स हैं। ये लाइक एरीज, या जिसे हम मेष राशि बोलते हैं, उसकी यहां पर स्थिति होती है। टॉरस की स्थिति यहां पर होती है, जिसे वृषभ राशि बोलते हैं। तीसरी राशि जेमिनी होती है, जिसे हम मिथुन बोलते हैं, उसकी स्थिति यहां पर होती है। चौथी आपकी कैंसर या कर्क होता है, उसकी स्थिति यहां पर होती है। पांचवी सिंह या लियो होती है, उसकी स्थिति यहां पर होती है। छठी वर्गो या जिसे कन्या बोलते हैं, उसकी स्थिति यहां पे होती है। सातवीं राशि आपकी लिब्रा या तुला होती है, उसकी स्थिति यहां पर होती है। आठवीं राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक होती है। नवीं राशि सेजिटेरियस या धनु होती है। 10वीं राशि आपकी कैप्रिकॉन या मकर होती है। 11वीं राशि हमारी कुंभ या एक्वेरियस होती है। और 12वीं राशि पाइसेस या मीन होती है। ये सारी 12 राशियां फिक्स होती हैं इसमें। स्काई के अंदर, आकाश के अंदर, राशि एक्चुअली कुछ एक स्टार या तारों का झुंड होती है, और वो तारे मिलकर नक्षत्र बनाते हैं, और नक्षत्र मिलकर राशि बनाते हैं। तो आपका सबसे छोटी यूनिट यहां पर होती है तारे, और तारे मिलकर नक्षत्र बनाते हैं, नक्षत्र की भी हम बात करेंगे, और नक्षत्र मिलकर फिर राशि बनाते हैं। इस तरीके से आपके आकाश के अंदर 12 राशियां होती हैं आपकी टोटल। तो इनको, इन राशियों पर बेस्ड सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी है। 12 राशि हैं। फर्दर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है, ये जो राशियां हैं इनकी पर्टिकुलर शेप होती है सभी की। जो मैंने ये आपकी 12 की 12 राशियां बनाई, इनमें जो तारे हैं वो तारे मिलकर एक पर्टिकुलर टाइप की शेप बनाते हैं, और उस शेप के बेस पर इनका हमने अलग अलग नाम दिया गया है इन राशियों को। कि ये आपका यहाँ पर, ये हिंदी में मैंने नाम लिखे हैं उन्हीं राशियों के: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये आपने ऑलरेडी वीडियोस देख लिए होंगे, उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए बताया है। अब ये उस वीडियो में अवेलेबल नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, कि जो आपकी मेष राशि है वो इस तरीके की शेप होती है उसकी। ये आपका मेंढा, या जिसे हम रैम या भेड़ बोलते हैं, उस तरीके का है देखने में। तो आपको मेष राशि में इसकी शेप पता होनी चाहिए। मेष राशि के जो लोग होंगे, उनका जो बिहेवियर होगा वो इससे मिलता जुलता होगा, ऐसा आप मानकर चलेंगे। इसलिए इनका जो सिंबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी जो आपकी वृषभ या टॉरस राशि है, वो एक बुल या बैल जैसी होती है देखने में। देखिए यहां पर आपको ये बुल दिखाई दे रहा होगा। तो बैल की तरह ही होते हैं, वो हट्टी होते हैं, एक जगह पर टिके रहते हैं, जल्दी से हिलते नहीं है, ताकतवर होते हैं, इस तरीके का उनका बिहेवियर होगा। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में ये दो कन्याएं हैं, यहां पर दो लड़कियां हैं एक तरीके से एक साथ। तो इस तरीके का इसका सिंबल है। तो हम उसकी जब करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, गुणों की बात करेंगे, तो इससे मिलते जुलते गुण होंगे। चौथी राशि होती है कैंसर या कर्क। तो एक केंकड़ा है एक्चुअली ये। तो केंकड़े जैसा बिहेवियर होगा, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। पांचवी राशि होती है सिंह, जिसे बोलते हैं या लियो बोलते हैं इंग्लिश में। वो एक शेर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो शेर में जो करेक्टर होते हैं, शेर एक जंगल का राजा होता है, ऐसे ही सिंह राशि में भी वही करेक्टर्स होंगे।
तो सिंह राशि के करैक्टर को किस तरीके से हम कोरिलेट करेंगे वो बाद में बताएंगे, मगर जब भी सिंह राशि बोली जाए आपके दिमाग में आना चाहिए ये सिंह जैसी राशि है, इसके करैक्टर या जो गुण हैं वो सिंह राशि से मिलते हैं। छठा होता है कन्या या वर्गो, तो इसको एक कन्या से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये एक लड़की है यहाँ पर, उससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सातवीं राशि होती है तुला या जिसे हम लिब्रा बोलते हैं, इसमें ये पर्सन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक तराजू है, ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरीके के उसके करैक्टरिस्टिक होंगे। आठवीं राशि होती है वृश्चिक या स्कॉर्पियो, तो वो आपके एक बिच्छू को रिप्रेजेंट करती है। देखिए यहाँ पर एक बिच्छू बनाया हुआ है, तो बिच्छू जैसे करैक्टरिस्टिक होंगे, कैसे होंगे उस पर डिटेल में हम आगे बात करते जाएंगे, मगर सिंबल आपको सबके पता होने चाहिए। नवी राशि है यहाँ पर धनु, जिसको हम सेजिटेरियस बोलते हैं। तो धनु राशि में क्या होता है, नीचे एक घोड़ा है, उसके ऊपर ये एक आदमी है जिसके हाथ में एक तीर है, जिसे हम धनुष बोलते हैं। इस तरीके का इसका सिंबल है धनु राशि का। इनके सिंबल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 10th आपका होता है इट इज कैप्रिकॉन या मकर, इसके अंदर एक पर्सन है जो कि एक मगर के मुंह के अंदर बैठा हुआ है, या जानवर एक मगर के मुंह के अंदर बैठा हुआ है, ये आपका कैप्रिकॉन राशि का सिंबल है। 11वीं राशि होती है कुंभ या एक्वेरियस जिसे बोलते हैं, इसमें एक घड़ा लिया हुआ है हाथ के अंदर और घड़े में से पानी गिरा रहा है, इस तरीके का इसका सिंबल है। और लास्ट में जो राशि होती है पाइसेस, जिसे हम मीन राशि बोलते हैं, इसमें दो मछलियां हैं या दो फिश हैं और जिनके मुंह अपोजिट डायरेक्शन में है। एक की जहां पर पूंछ है टेल, वहां पे दूसरी का मुंह है, अब दूसरे की जहां पे टेल है वहां इसकी पूंछ है। इस तरीके का इसका सिंबल होता है मीन राशि का। तो इस तरीके की ये आपकी 12 राशियां हैं। अब इसमें देखिए इन राशियों को स्काई में वो इस तरीके से दिखाई देती हैं। यदि आप रात्रि को देखोगे स्काई के अंदर तो एरीज आपका साइन इस तरीके का दिखाई देता है, टॉरस इस तरीके का दिखाई देता है, इसके अंदर ये बहुत सारे स्टार्स हैं। जेमिनाइन साइन इस तरीके का दिखाई देगा, कैंसर साइन इस तरीके का दिखाई देगा। ये सारी राशि आपको स्काई के अंदर क्लियर कट दिखाई देती हैं यदि आप रात्रि के समय इन्हें देखोगे। खुला आसमान है, साफ आसमान है, तो ये 10 की 10 राशियां हमें 12 की 12 राशियां रोजाना साफ साफ स्पष्ट स्काई के अंदर दिखाई देती हैं। इन राशियों का यहाँ पर मैंने ये हिंदी और इंग्लिश नेम लिखा हुआ है जो सभी को याद होना चाहिए। सबसे पहले आपकी मेष राशि होती है, इसको एरीज बोलते हैं, इसका जो स्वरूप होता है वो मेंढा जैसा होता है, मेंढा मीन्स भेड़ जैसा। वृषभ राशि है वो टॉरस जिसे बोलते हैं और ये आपका देखने में सांड या बुल जैसी होती है। मिथुन जेमिनाइन राशि है, ये पुरुष स्त्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं टू गर्ल से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ऐसे ही कर्क राशि है जो मैंने अभी आपको समझा दिया था, कैंकड़ा है। तो ये सारी राशियों के मैंने आपको करैक्टरिस्टिक अभी बता दिए थे एक्चुअल में पिक्चर दिखाकर, तो वही यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए जो आपकी कुंडली स्टार्टिंग में बनाई गई थी, कुंडली के अंदर यहां पर आपको राशियों के नाम के अलावा उनके नंबर भी याद होने चाहिए। कुंडली में जो लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर लिखे होते हैं। जैसे मेष राशि है उसका सीरियल नंबर उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडली में कहीं भी 1 लिखा हो तो समझ जाइए मेष राशि है। कुंडली में कहीं पे 2 लिखा हो तो समझ जाइए वृषभ राशि है। कुंडली में कहीं पे 3 लिखा हो तो समझ जाइए मिथुन राशि है। कुंडली में कहीं पे 4 लिखा हो तो समझ जाइए कर्क राशि है। 5 लिखा हो तो समझ जाइए वहां पर सिंह राशि है। 6 लिखा हो तो समझ जाइए वहां पर कन्या राशि है। 7 लिखा हो तो तुला राशि है। 8 लिखा हो तो वृश्चिक है। 9 नंबर लिखा हो तो धनु है। 10 लिखा हो तो मकर है। 11 लिखा हो तो कुंभ है और 12 लिखा हो तो मीन या पाइसेस है। तो कुंडली के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उससे आपको ये पता चल जाएगा वहां पर कौन सी राशि है। अब ये मैंने एक एरीज असेंडेंट एक कुंडली बनाई हुई है। अब ध्यान से देखिए इस कुंडली में यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इस वाले हाउस के अंदर इस भाव में 2 नंबर आएगा। यहां पे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 10 11 12। अब यहां पे जो नंबर लिखे हुए हैं ये हाउस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कुंडलियों में जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर इसमें जो 1 नंबर लिखा हुआ है इस भाव को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है इसे हम इसकी असेंडेंट बोलते हैं। असेंडेंट को हिंदी में लग्न बोलते हैं। तो ये आपका एरीज या मेष लग्न की कुंडली हो गई। इस भाव के अंदर जो भी आपकी राशि लिखी हुई है वो उसकी लग्न या असेंडेंट हो जाती है। तो ये मेष लग्न की कुंडली है। यदि लग्न में मेष आ रहा है तो अगले भाव में 2 साइन आएगा।
अभी इसको समझाने के लिए देखिए मैं एक दूसरी कुंडली ले लेता हूं। इस कुंडली के इस पहले भाव में 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस में 2 लिखने का मतलब हो गया है टॉरस असेंडेंट की कुंडली होगी। इस व्यक्ति की जो लग्न है वो वृषभ या टॉरस है। ये जिसकी कुंडली होगी वो आदमी हमें कहेगा कि मेरी टॉरस लग्न है या वृषभ लग्न है। अब ये पहले भाव के अंदर 2 ये राशि है, फिर ये ध्यान रखना है कुंडलियों में जो नंबर लिखे होते हैं वो भावों को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसको माइंड में क्लियर कर लीजिए। जिन्हें आता है वो तो ठीक है, मगर जो भी न्यू है वो ये ध्यान रखें कि ये पहला भाव रहेगा चाहे इसमें कोई भी नंबर लिखा हो। तो पहले भाव के अंदर 2 साइन है, मतलब फर्स्ट हाउस के अंदर वृषभ राशि प्लेस्ड है। ये दूसरा भाव रहेगा चाहे इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हो। ये तीसरा भाव होगा कोई भी नंबर लिखा हो, चौथा भाव होगा कोई भी नंबर लिखा हो। तो एक कुंडली के अंदर सभी 12 भाव ऑलवेज फिक्स होते हैं और उनके नंबर लिखे नहीं जाते। लिखा जाता है उसके अंदर राशि का नंबर। एक भाव के अंदर कोई भी राशि प्लेस्ड हो सकती है। जैसे पहला भाव है इसके अंदर 2 साइन है, जबकि मैंने पिछली कुंडली ली थी उसमें पहले भाव के अंदर 1 साइन था। तो पहले भाव के अंदर 1 साइन था तो इसको हमने कह दिया ये एरीज असेंडेंट या मेष लग्न की कुंडली है। आपसे पूछा जाए इसके 7वें भाव में कौन सी राशि है, तो हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 साइन है। 7वें भाव के अंदर तुला राशि है, 8वें भाव के अंदर वृश्चिक राशि है। अब यहां पर देखते हैं तो आपसे पूछा जाए ये कौन सी असेंडेंट की कुंडली है, तो आप कहोगे ये टॉरस या वृषभ लग्न की कुंडली है। आपसे पूछा जाए इसके 6ठे भाव के अंदर कौन सी राशि है, तो 6ठा भाव फिक्स है। यहां से गिनना शुरू करेंगे, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। तो 6ठा भाव के अंदर तुला राशि है। तो राशि का नंबर लिखा होता है, भाव ऑलवेज फिक्स होते हैं। कोई नंबर ना लिखा हो तभी भी वही भाव होगा और नंबर लिखा हो तभी भी वही भाव होगा। नेक्स्ट आपकी जो कुंडली मैंने यहां पर बना रखी है समझाने के लिए, यहां आप देखिए इस पर्टिकुलर इस भाव को मैंने कहा था लग्न या असेंडेंट बोलते हैं। इसके अंदर 3 साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी मिथुन लग्न या जेमिनाइन असेंडेंट की कुंडली होगी। 3 लिखने का मतलब इट इज ए कुंडली ऑफ मिथुन लग्न या जेमिनाइन असेंडेंट। अब यहां पर 3 लिख दिया गया तो सारी कुंडली इसके बेस पर बनेगी। इस भाव में 3 है तो यहां पे 4 आएगा, यहां पे 5 आएगा, यहां पे 6 आएगा, 7 8 9 10 11 12 1 2 इस तरीके से हम आएंगे। तो ये आपका मिथुन लग्न की कुंडली फॉर्म हो गई। आपसे पूछे यदि यहां पर कि इसके 5वें भाव में कौन सी राशि है, तो यहां से हम गिनना शुरू करेंगे। ये पहला भाव है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो 5वें भाव में 7 साइन लिखा हुआ है तो हम कहेंगे इसके 5वें भाव के अंदर तुला राशि है। इस तरीके से इसे हम देखते हैं। अब देखिए दूसरा, एक पहला मैंने कंपोनेंट समझाया कि आप भावों को कैसे देखते हैं कुंडली के अंदर। दूसरा कंपोनेंट मैंने आपको यहां पर समझाया कि टोटल आपकी 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों के क्या नंबर है और क्या नाम है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है एस्ट्रोलॉजी में, वो आते हैं प्लैनेट्स। यहां पर हम प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे ग्रहों की। ग्रह और प्लैनेट में अंतर होता है। हालांकि प्लैनेट्स की हिंदी आप डिक्शनरी में देखोगे तो ग्रह होगा, मगर एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट यूज नहीं होते। इंग्लिश में हम प्लैनेट बोलते जरूर हैं, ग्रह यूज होते हैं। ग्रह कौन होता है? ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, स्काई की ऐसी बॉडी जिसका एक इंसान के ऊपर असर पड़ता हो, उसे ग्रह बोलते हैं। ग्रह और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस है। प्लैनेट इंग्लिश वर्ड है, ग्रह वो होता है ऐसी बॉडी जिसका किसी भी इंसान के ऊपर फर्क पड़ता हो, जो इंसान के ऊपर असर डालते हो, उन्हें हम ग्रह बोलते हैं। तो यहां पर आपके टोटल 9 प्लैनेट्स हम मानकर चलते हैं। उनमें 2 प्लैनेट्स अलग हैं। पहले स्टार्टिंग में हम 7 प्लैनेट्स की बात करेंगे, 7 ग्रहों की बात करेंगे। ये हमारा सूर्य है, यहां पर जो ये छोटा सा दिखाया रखा है मैंने, सूर्य है। इसके बाद ये आपका मरकरी है, मरकरी जिसे हम बुध ग्रह बोलते हैं। फिर ये शुक्र है, वीनस जिसे बोलते हैं। फिर हमारा अर्थ है यहाँ पर। इसके बाद मार्स, मंगल आता है। फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है। ये तो है आपके प्लैनेट जो हम जनरली मानकर चलते हैं। स्काई के अंदर ये प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर। अब यहां पर देखिए ये सूर्य है, ये अर्थ है। सूर्य के और अर्थ के बीच में प्लेनेट आ रहे हैं आपके मरकरी एंड वीनस। इनको इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं, अंदर हैं ये। सूर्य और पृथ्वी जो
अर्थ के बीच के जो प्लैनेट्स हैं, इन दोनों प्लैनेट्स को हम इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। और अर्थ के बाहर जो आउटसाइड है, लाइक मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये तीनों प्लैनेट्स बाहर हैं, इन तीनों प्लैनेट्स को हम एक्सटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। तो सूर्य और अर्थ के बीच में जो भी ग्रह आ रहे हैं उन्हें इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं, और अर्थ के बियॉन्ड जो जा रहे हैं, मतलब सूर्य और अर्थ के बीच में नहीं है, उन्हें एक्सटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। यहां पर ये सभी प्लैनेट्स को लिखा हुआ है और इनको साइज के बेस पर लिखा हुआ है। देखिए, ये मरकरी का एक छोटे से पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मरकरी सबसे छोटा होता है, वीनस उससे थोड़ा बड़ा होता है, अर्थ उससे थोड़ी बड़ी होती है, मार्स छोटा सा होता है, जुपिटर बहुत बड़ा होता है साइज के अंदर, और शनि भी बड़ा होता है मगर जुपिटर के कंपैरिजन में छोटा होता है। यूरेनस और नेपच्यून को हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। जब एस्ट्रोलॉजी हम डिस्कस करेंगे तो यूरेनस और नेपच्यून को कंसीडर करके नहीं चलेंगे। तो ये प्लैनेट्स हैं आपके मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। मगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून को भी हम एक ग्रह मानकर चलते हैं। वैसे मून कोई ग्रह नहीं है, मून है सैटेलाइट। किसका सैटेलाइट है मून? मून आपका अर्थ का सैटेलाइट होता है। मगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून को भी हम एक ग्रह मानकर चलते हैं, क्योंकि ग्रह का मतलब वो होता है जिसका हमारे ऊपर असर पड़ता हो। तो चंद्रमा हमारे ऊपर असर डालता है, इसलिए हम चंद्रमा या मून को भी एक ग्रह मानकर चलते हैं। तो टोटल आपके एस्ट्रोलॉजी के अंदर 7 मेन प्लैनेट्स हैं, और वो 7 मेन प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले आपका मरकरी या जिसे बुध बोलते हैं, दूसरा आपका वीनस या शुक्र बोलते हैं, फिर आपका अर्थ को तो हम प्लैनेट नहीं मानते यहां पर, फिर आता है आपका मार्स या मंगल, जुपिटर या गुरु, और सैटर्न होता है। और इनके अलावा यहाँ पर चंद्रमा को भी हम प्लैनेट ग्रह मानकर चलते हैं, जबकि चंद्रमा सैटेलाइट है। मगर एस्ट्रोलॉजी में वो हर चीज को हम ग्रह मानेंगे जो कि एक इंसान के ऊपर असर डालती हो। तो इस तरीके से आपके 7 मेन प्लैनेट्स हैं। 7 मेन प्लैनेट्स कौन कौन से हैं आपके? अब जब हम देखेंगे तो अर्थ से चंद्रमा एक प्लैनेट होगा, फिर बुध होगा, फिर आपका शुक्र होगा, इसके बाद आपका मंगल होगा, फिर गुरु होगा, और फिर इसके बाद शनि होगा। जो आपके वीक डेज हैं उन सभी वीक डेज से रिलेटेड प्लेनेट हैं। वीक डेज आपका संडे है तो उससे रिलेटेड सन है, दूसरा वीक डेज आपका मंडे होता है, उससे रिलेटेड मून है, तीसरा वीक डेज आपका मार्स होता है, मंगल होता है, उससे रिलेटेड मार्स है, चौथा वीक डे आपका बुध होता है, उससे रिलेटेड मरकरी है, पांचवा वीक डे आपका शुक्र होता है, उससे रिलेटेड वीनस है, छठा वीक डे आपका शनि होता है, सैटर्न है, तो एक जुपिटर में छोड़ दिया बीच में, तो जुपिटर होता है आपका। तो इस तरीके से जो आपके 7 वीकडेज हैं उनसे रिलेटेड 7 ग्रह हैं जो हमारे ऊपर असर डालते हैं। एक्चुअली ये ग्रह मूव किस तरीके से करते हैं, एस्ट्रोलॉजी है क्या? ये हमारा पूरा जोडियक है जिसे हम बोलते हैं भचक्र या जोडियक। ये फिक्स है। ये देखिए सूर्य है इसके अंदर, और सूर्य के चारों तरफ ये अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है, लगातार अर्थ इस तरीके से चक्कर लगा रही है। ये सूर्य यहां पर फिक्स है और अर्थ इसके ऑल अराउंड चक्कर लगा रही है, और इसके ऊपर और नीचे सूर्य के चारों तरफ ये आपका ब्रह्मांड है जिसे हम भचक्र बोलते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर ये सारी राशियां हैं, आपके तारे हैं, स्टार, और स्टार मिलके टोटल 12 राशियां बना रहे हैं। तो ये राशियां यहां पर ये फिक्स होकर बैठी हुई हैं सारी, क्योंकि तारों से मिलकर बनी हुई हैं तो ये तो चलती नहीं है। तो ये सारी की सारी राशियां फिक्स हैं। जो मेरी आज की क्लास का पर्पज है वो केवल आपको ये समझाना है जो अभी मैं समझाऊंगा। बाकी तो मैं वीडियोस में आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूं, उन्हें आप देख लेना। लर्न करने वाली सारी बातें उसमें आ जाएंगी। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझना जिससे आपके आगे ये काम आएगा समझने के। ये पूरा इसका ही है खुला, जिसके अंदर ये 12 राशियां हैं, और यहां पर ये सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, जो यहां पर मैंने एरोज से दिखाया हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से पृथ्वी लगातार इसके चारों तरफ घूमती रहती है। अब होता क्या है कि हमारी जन्म कुंडली क्या होती है, जन्म कुंडली कैसे बनती है, जन्म कुंडली हम क्यों बनाते हैं, और आपका ट्रांजिट या गोचर एक टर्म यूज होगी बार बार, वो क्या होती है, उस सारी चीज को मैं यहां पर समझाऊंगा। ये सब चीजें फिक्स है। अब जितने भी हमारे ग्रह हैं आपको मालूम है वो सभी के सभी लगातार मूव करते रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ मूव करता है, और बाकी सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ लगातार चलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब वो सभी ग्रह किस दिशा में मूव करते हैं ध्यान रखना। आपने देखा होगा सूर्य आपको सुबह सुबह पूर्व या ईस्ट दिशा में नजर आता है,
और वो शाम को आपको सेट होता है या छिप जाता है वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा के अंदर जाके छिप जाता है। ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या सूर्य चलता है क्या? सूर्य एक्चुअल में नहीं चलता। एक्चुअल में हमारी अर्थ रोटेट करती है। अर्थ रोटेट करती है तो हमें लगता है कि वो सूर्य मूव कर रहा है, एक्चुअल में अर्थ मूव करती है। तो सूर्य आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, तो एक्चुअल में अर्थ पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। सभी प्लेनेट पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करते हैं, शुक्र के अलावा। तो सूर्य के चारों तरफ सभी प्लेनेट घूम रहे होते हैं। उनके जो घूमने की दिशा होती है वो पश्चिम से शुरू होते हैं और पूर्व की तरफ चलते हैं। ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे चलेंगे वो। तो आपको दिखते वो अपोजिट है, क्योंकि एक्चुअल में हमारी अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ की वजह से हमें सूर्य मूव करता हुआ दिखाई देता है, मगर सूर्य फिक्स है, केवल अर्थ मूव करती है। तो इस तरीके से सभी प्लेनेट आपके कंटिन्यूअसली सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं। अब मूव करने से क्या होगा जरा समझिए। ये यहां पर आपका सपोज कोई भी एक प्लेनेट ले लेता हूं मैं कि आपका मंगल है। मंगल अभी यहां पर इस जगह पर चल रहा है, ये एरीज साइन है। यहां से चलेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, एरीज साइन को क्रॉस करके वो टॉरस साइन में चला जाएगा। इसकी कुछ गति होगी, सभी प्लैनेट्स की अलग अलग स्पीड होती है और अलग अलग गति से चलते हैं। आप ऐसा मानकर चलिए जैसे आपकी कॉलोनी के अंदर सभी घर ये फिक्स हैं ऑलरेडी। यहां पर ये सभी घर फिक्स हैं, तो ये जो फिक्स घर हैं इन्हें आप राशि मान सकते हो। और ये कोई एक स्कूटर या कार ड्राइवर आपका चलता हुआ चला आ रहा है, तो कार ड्राइवर यहां से चलेगा, वो आपका प्लेनेट है, तो वो पहले ये कैप्रिकॉन जो घर है इसके आगे से चलेगा चलता हुआ, इसके बाद वो एक्वेरियस के आगे चला जाएगा, फिर वो चलता हुआ पाइसेस के आगे चला जाएगा, फिर वो एरीज के आगे चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी स्काई के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सभी 12 राशियां अपनी जगह लेकर बैठी हुई हैं। और आपके जो प्लेनेट हैं वो स्कूटर ड्राइवर है, तो प्लेनेट लगातार चलता रहता है, इन सभी राशियों से होकर गुजरता है। तो इसको हम गोचर बोलते हैं। गोचर का मतलब चलना होता है। तो प्लेनेट आपके एक जगह से शुरू होते हैं और लगातार वो चलते रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं, मगर उन सभी प्लेनेट की जो गति है, स्पीड है, वो किसी की स्लो होती है और किसी की फास्ट होती है। जो फास्ट प्लेनेट होता है वो एक राशि के आसपास, जैसे ये पाइसेस राशि है, इसका एक सर्टेन वो होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा पाइसेस राशि की कितनी विड्थ होती है। कि एक ग्रह आपका सपोज मंगल आया और ये मीन राशि के अंदर एंटर हुआ, यहां से यहां तक मीन राशि का एरिया है, तो यहां से वो चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा, मीन राशि को क्रॉस करेगा। उसे हो सकता है मीन राशि को क्रॉस करने में 2-3 महीने लगे, तो 2-3 महीने तक वो यहां पर इस मीन राशि के अंदर ही होगा। इसी तरीके से सभी प्लेनेट किसी न किसी राशि के अंदर होते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, तो वो राशियां परिवर्तित भी करते रहते हैं, सभी की गति अलग अलग होती है। इसमें चंद्रमा सबसे तेज चलता है और शनि सबसे स्लो चलता है। शनि बहुत धीरे धीरे आराम से चलता है, शनि का मतलब ही होता है स्लो, धीरे मूव करने वाला। तो ये सभी प्लेनेट लगातार चलते जा रहे हैं। यहाँ पे बचक्र में सारे के सारे 7 प्लेनेट, कोई कहीं पर स्थित है, कोई कहीं पर स्थित है, कोई कहीं पर स्थित है। तो अब क्या होता है कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, एस्ट्रोलॉजी किस पर बेस्ड है, हम कुंडली कैसे बनाते हैं। जब किसी का जन्म हुआ उस समय पर जो प्लेनेट जहां पर था चल रहे हैं, मगर एट ए मोमेंट जब किसी का जन्म हुआ तो जो भी प्लेनेट जहां पर था, कोई सपोज एरीज साइन या मेष राशि के अंदर एक प्लेनेट बैठा हुआ था, एक प्लेनेट पाइसेस के अंदर बैठा हुआ था, एक प्लेनेट कैंसर के अंदर बैठा हुआ था, जो भी प्लेनेट जिस भी राशि के अंदर प्लेस था, वो वहीं पर हम उसको उसकी कुंडली में बिठा देंगे, उसकी जन्म कुंडली बनाएंगे और जो भी प्लेनेट जिस राशि में बैठा हुआ है वहां पर रख दिया, तो जो कुंडली बनी उसे हम उसकी जन्म कुंडली बोलते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि क्या जन्म कुंडली है, कहां से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। जब भी एक बच्चे का जन्म होता है, मैंने बताया एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और हमारी टोटल 12 राशियां हैं स्काई में, और जो हमारे सभी ग्रह हैं उन राशियों में चलते रहते हैं। किस तरीके से चलते रहते हैं कि स्काई में ये 12 राशियां बिल्कुल उसी तरीके से फिक्स हैं जैसे कि आपके अलग अलग शहर फिक्स होते हैं और ट्रेन चलती चली जा रही है, तो पहले एक शहर से गुजरी, फिर दूसरे शहर से गुजरी, फिर तीसरे शहर से गुजरी, और अलग अलग शहर तक पहुंचने में उसको अलग अलग टाइम लगता है। तो ऐसे ही आपके प्लेनेट सभी के सभी 7 प्लेनेट इस रीजन में, यहाँ पर जो ये रास्ता बना हुआ है पाथ, इस पर वो चलते रहते हैं लगातार। और वो चलने में जब भी किसी भी पर्सन का जन्म होता है
उस समय पर जो प्लेनेट जिस राशि में स्थित होता है उसकी जन्म कुंडली में उसी राशि के अंदर उस ग्रह को रख देते हैं। अब जन्म कुंडली बनेगी कैसे? जन्म कुंडली बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका असेंडेंट का। जैसे मैंने बताया था यहां पर 3-4 कुंडलियां बनाई असेंडेंट का, कि पहले भाव के अंदर कौन सी राशि आएगी उसके बेस पर यह पूरी जन्म कुंडली आपकी बनने वाली है। तो पहले भाव में कौन सी राशि आएगी उसको निकालने का, हालांकि मैं आगे लेटर ऑन भी बताऊंगा। क्या होता है कि हमारी अर्थ लगातार घूमती रहती है। अर्थ घूमती रहती है तो देखिए अर्थ का भी हम देखते हैं अभी घूमने से क्या होगा। एक्सक्यूज मी। अर्थ हमारी घूम रही है तो अर्थ क्या होता है, जो हमारा ईस्टर्न हॉरिजन है अर्थ का, ये राशियां एक्चुअली अर्थ के घूमने की वजह से, जैसे आप ऐसे अर्थ को घुमाओगे तो देखिए अर्थ के सामने एक्वेरियस आ गई, फिर पाइसेस आएगी, फिर एरीज आएगी। तो अर्थ के जब अर्थ पे ईस्टर्न ओरिजिन पे पूर्वी दिशा में जो भी राशि उस समय पर दिखाई दे रही होती है जन्म के समय पर, वो उसका असेंडेंट या लग्न बन जाती है। मैं आपको सिंपल टर्म में बोल रहा हूं, टेक्निकल टर्म में कुछ और बोला जाता है। तो सिंपल वे में यह है कि अर्थ लगातार चलती रहती है। अब अर्थ भी चल रही है मगर ये सभी राशियां फिक्स हैं। तो अर्थ पृथ्वी की ईस्टर्न दिशा पूर्वी दिशा में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय पर पूर्व दिशा में जो भी राशि स्थित होती है उसको उस व्यक्ति की हम असेंडेंट या लग्न बोलते हैं और उसको पहले भाव में प्लेस करते हैं। तो जैसे देखिए ये अर्थ यहां पर घूम रही है इस समय पर, इसकी पूर्व दिशा में एक्वेरियस साइन है तो इसकी लग्न के अंदर हम 11 साइन रख देंगे। सपोज अर्थ ये यहां से चलती 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 सपोज यहां आ जाती और यहां पर आने पर इसकी पूर्व दिशा में एरी साइन आ जाता तो इसकी लग्न के अंदर 1 साइन हम रख देते। वो चलती 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 सपोज यहां पर आ जाती, उस समय पर व्यक्ति का जन्म होता तो इसके पूर्व दिशा में लियो साइन है, सिंह साइन है, तो उसकी लग्न के अंदर सिंह राशि रख देंगे और उसके बेस पर उसकी पूरी कुंडली बनाएंगे। तो जैसे अब उसका आपका ये अर्थ चलती चलती इस जगह पे आई, जब अर्थ इस जगह पर आई, क्योंकि अर्थ तो लगातार चल रही है, लोगों का जन्म लगातार होता रहता है तो इसलिए सभी की लग्न लगातार बदलती रहती है। जनरली अर्थ एक राशि के अंदर एक राशि 2 घंटे तक रहती है। मानकर चलो कि अर्थ ये पाइसेस साइन को क्रॉस करेगी तो पाइसेस साइन में ये 2 आवर रहेगी, इसके बाद फिर वो एरीज साइन में 2 आवर रहेगी, फिर वो टॉरस में 2 आवर रहेगी। तो 2 घंटे तक जितने भी लोगों का जन्म होगा उन सभी की लग्न टॉरस होगी। इसके बाद वो इसमें जेमिनी साइन में आ जाएगी और फिर वो 2 आवर रहेगी। तो उस 2 घंटे में जिन भी लोगों का जन्म होगा उन सभी की लग्न जेमिनाइन होगी, मतलब मिथुन लग्न होगी। तो यहां पर हम लग्न सबसे पहले निर्धारित करते हैं किसी भी व्यक्ति की लग्न क्या होगी। तो लग्न निर्धारित करने का तरीका क्या होता है कि सभी प्लेनेट जैसे मूव कर रहे हैं उसी तरीके से अर्थ भी मूव कर रही होती है, पृथ्वी भी मूव कर रही होती है। तो जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो पृथ्वी की ईस्टर्न या पूर्वी दिशा में जो भी राशि होती है उसको हम बोलते हैं, जो भी राशि राइज हो रही होती है आपको दिखाई दे रही होती है वो उसकी लग्न बन जाती है। तो इन 12 में से कोई भी, ये सारी की सारी 12 लग्न एक दिन में जरूर राइज होती हैं, क्योंकि मैंने बताया एक राशि के अंदर पृथ्वी 2 घंटे तक रहती है, इसके बाद वो दूसरी राशि में चली जाएगी, फिर 2 घंटे रहेगी, फिर तीसरी राशि में चली जाएगी, फिर 2 घंटे रहेगी। इस तरीके से ये बदलती रहती है लग्न। सपोज सुबह के समय जब कोई व्यक्ति जगा सुबह तो वो एक्वेरियस साइन में सपोज अर्थ थी तो उस समय पर जो व्यक्ति बॉर्न होगा उसकी लग्न एक्वेरियस होगी। सपोज 6 बजे एक्वेरियस थी तो 8 बजे तक एक्वेरियस होगी। 8 बजे के बाद एक्चुअली वो अर्थ पाइसेस में चली जाएगी। तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक जितने भी लोग पैदा होंगे उनकी लग्न पाइसेस होगी। फिर वो आगे चल के एरीज में चली जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी अर्थ। पाइसेस के बाद एरीज आएगा, फिर टॉरस आएगा, ऐसा ही होगा, उल्टी नहीं चलती अर्थ। फिर वो एरीज में चला जाएगा। अब तो फिर अगले 2 घंटे तक जितने भी लोग पैदा होंगे उनकी लग्न एरीज होगी। तो सबसे पहले जब भी किसी की जन्म कुंडली बनानी होती है तो उसमें हमें निर्धारित करना होता है कि उसकी लग्न क्या है, लग्न की क्या डेफिनेशन है। जब भी कोई पर्सन बॉर्न होता है, बर्थ होती है किसी की, उस समय पर अर्थ के ईस्टर्न पूर्व दिशा में जो भी राशि आग दिखाई दे रही हो, वैसे हम बोलते हैं राइज हो रही हो, उसको हम लग्न बोलते हैं। और लग्न को पहले भाव में रख देते हैं कुंडली के। देखिए एक्सक्यूज मी,
लग्न सपोज किसी की 2 है तो इसको पहले भाव के अंदर 2 रख दिया, ये लग्न हो गई। अब इसकी पूरी की पूरी कुंडली में आपको बाकी राशियां इसके बेस पर आप प्लेस कर दोगे। पहले भाव में 2 आया तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 हो गया, ये इसकी जन्म कुंडली बन गई। इसके अंदर आपने राशियां प्लेस कर दी। अब हमें रखने हैं इसके अंदर प्लैनेट, ग्रह। यदि आप इसके अंदर ग्रह बिठा देते हो सारे के सारे, तो ये जन्म कुंडली पूरी होगी। आपने कुंडली देखी होगी, इसी तरीके की होती है। तो हम ग्रह किस तरीके से रखते हैं, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि ये ग्रह लगातार घूमते चल रहे होते हैं। तो सभी ग्रह, आपके 7 ग्रहों की बात कर रहा हूं अभी मैं, राहु केतु को बाद में बताऊंगा, क्योंकि राहु केतु भी ग्रह मानकर हम यहां पर चलते हैं। तो अब ग्रह सपोज उस समय पर सूर्य यहां पर था पाइसेस में, और सपोज मंगल एरीज में था, और बुध भी एरीज में ही था, मंगल और बुध। शुक्र सपोज आपका यहां पर कैप्रिकॉन में था। तो यहां पर इसमें हमने कहा, क्या कहा, सूर्य पाइसेस में था, मंगल और बुध एरीज में था, और शुक्र कैप्रिकॉन में था। तो हम उसकी कुंडली में जो आपने बनाई थी, अभी कुंडली मैंने बनाई थी, ये बताया था 3 साइन बोला था, ये 2 साइन, ये कुंडली बनाई। तो जो ग्रह जिस राशि में उसमें उसको बिठा दीजिए। जो भी ग्रह जिस राशि में आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा सूर्य पाइसेस में है तो यहां पे हम सूर्य लिख देंगे उस समय पर। ऐसे ही मैंने कहा था कि आपका मंगल और बुध 1 साइन में एरीज में, यहां पे मंगल और बुध लिख देंगे। और कैप्रिकॉन के अंदर शुक्र था, यहां पे शुक्र लिख देंगे। इसी तरीके से जब उस पर्सन का बर्थ हुआ उस समय पर जो ग्रह जिस राशि में था, उन्हें उसकी कुंडली जो आपने बनाई है उसके अंदर प्लेस कर देंगे। जो बनेगा उसे हम जन्म कुंडली कहेंगे। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने आज की क्लास में आपको बताया है। तो आज की क्लास में जो मेरा एक्सप्लेन करने का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको इस समझ में आया कि स्काई के अंदर क्या राशि होती हैं, कैसे ग्रह चलते हैं, वो अलग अलग राशियों में किस तरीके से पहुंचते हैं। तो आपका पूरा बचक्र जो स्काई है, जिसे हम जोड़िए या बचक्र बोलते हैं हिंदी में, वो आपका ये एक रीजन है सूर्य के ऊपर और नीचे। इसके अंदर आपकी ये सारी की सारी 12 राशियां फिक्स होके बैठी हुई हैं, और ये 12 राशियां मिलकर आपका पूरी कुंडली या बचक्र बनाती है। हमारे सभी सूर्य की स्थिति फिक्स है, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह लगातार चलते रहते हैं, और वो लगातार अलग अलग गति या स्पीड से अलग अलग जगह पर चलते हैं। तो जो अलग अलग गति और स्पीड से चलते हैं तो वो एक राशि से चल के दूसरी राशि में चले जाते हैं, इसे हम गोचर बोलते हैं। और लगातार राशि परिवर्तित होती रहती हैं। जो आप सुनते हो कि अब ये गुरुदेव इस राशि में चले गए, उस राशि में चले गए, वो इसी तरीके से जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उस समय पर अर्थ, पृथ्वी की पूर्वी दिशा में जो भी राशि दिखाई दे रही होती है वो उस व्यक्ति की लग्न हो जाती है। और लग्न को पहले भाव में रखकर उसकी पूरी कुंडली हम बना देते हैं, जिसे हम उसकी जन्म कुंडली बोलते हैं। अब जन्म कुंडली में 2 चीजें आ गई, भाव फिक्स है और राशियां मैंने आपको बता दी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है ग्रहों को हम किस तरीके से बिठाते हैं। तो ग्रहों को जन्म कुंडली में बिठाने का तरीका होता है कि आप जब जन्म हुआ उस समय पर जो ग्रह जिस भी राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, इसके लिए वर्ड बोलते हैं ट्रांजिट करना या गोचर करना, जहां पर स्थित है उसे उसकी कुंडली में ले जाकर बिठाने पर जो आपकी फॉर्मेट फॉर्म होगा उसे हम उसकी लग्न कुंडली बोलते हैं। तो आज की क्लास में मुझे केवल इतना ही बताना था। अब आपके यदि कोई डाउट्स हैं तो आई विल टेक द डाउट्स। किसी के डाउट हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। किसी का कोई डाउट नहीं है? रेणुका मेहता मैडम बोलिए। जी मैम। दीपक लोहिया जी, एक मिनट मैं थोड़ा वो बंद किया हुआ था मैंने, टर्न ऑन कर देता हूँ। जी मैं रेणुका मैम बोलिए। दीपक लोहिया जी आप बोलिए, मैम तो पता नहीं आवाज नहीं आ रही है क्या। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी ये हमें कैसे पता लगेगा कि उस समय कौन सा ग्रह कहाँ था और एसेंडेंट कहाँ था, ये हम कैसे पता लगाएंगे? एक्चुअली यदि आपको पता लगाना है तो उसके लिए पंचांग आता है।
अच्छा अच्छा। पंचांग में आप किस समय पंचांग के पर थ्रू जन्म पता हुआ लगाया उस जा समय सकता पर आप देख सकते हो कि कौन सी राशि के अंदर कौन सा ग्रह है। है। अच्छा और अच्छा गुरुजी। आजकल तो आप सॉफ्टवेयर देखते हो तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर में जब हम टाइम डालते हैं तो पूरी कुंडली बनकर आ जाती है। जी गुरुजी। तो वो मैंने आपको समझाया है, वो ठीक। बनती कैसे है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, हालांकि इसको हाँ प्रैक्टिकली हाँ। यूज करने की जरूरत नहीं होती। हाँ गुरुजी, वो तो अच्छे से समझ गए गुरुजी, और सब ठीक है। चलो, रेणुका मेहता मैम ठीक आपको है। हैंड रेस कर रहे थे, आप म्यूट कर लें दीपक जी। दीपक जी म्यूट कर लें। हाँ जी। मेहता मैम आप कुछ पूछ रहे थे, नहीं पूछ रहे? सीताराम गुरु जी, अच्छा। और किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड करता हूं। कमिंग वीक में मैं आपको 4 वीडियोस अपलोड करूंगा और नेक्स्ट संडे को इन द सिमिलर वे हमारी क्लास होगी। आपके डाउट्स होंगे तो ठीक है, नहीं मुझे कुछ कंसेप्ट बताने होंगे तो मैं अपनी तरफ से बता दूंगा। अभी मैंने आज की क्लास का वीडियो ये रिकॉर्ड भी किया हुआ है, तो मैं आपको वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, यदि आपको कुछ उसमें से फिर से देखना हो तो आप देख सकते हो। तो मैं एंड करता हूँ क्लास आज की। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्ते सर। ओके।